आज हम कक्षा 7 में गणित विषय में अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन इस विषय में अध्ययन करेंगे। आंकड़े क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, आइए देखते हैं। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सरकारी आंकड़े, व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक और भी अन्य प्रकार के। यहाँ पर हम एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों के किसी एक विषय में कुछ अंक मिले हैं जो यहाँ दर्शाए गए हैं। ये सभी आंकड़े कहलाएंगे और इन आंकड़ों को सही क्रम में व्यवस्थित कर उन्हें प्रदर्शित करना आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। सामान्यतः आंकड़ों को व्यक्त करने के लिए 3 माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। पहला है मिलान चिन्ह, दूसरा चित्रालेख और तीसरा दंड आलेख। इन तीनों माध्यमों का अध्ययन हम कक्षा 6 में भी कर चुके हैं। इस अध्याय में हम परिसर, माध्य, माध्यक, बहुलक और प्रायिकता इन 5 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिसर या प्रसार। परिसर या प्रसार का अर्थ होता है अंतर, अर्थात सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का मतलब होता है आंकड़े। प्रेक्षण का अंतर आंकड़ों का प्रसार या परिसर कहलाता है। हम यहाँ एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं कि एक विद्यालय के 8 अध्यापकों की वर्षों में आयु यहाँ दी हुई है। अगर हम इसका परिसर निकालते हैं तो परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या लेंगे और सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे तो वह परिसर कहलाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ी जो आयु दे रखी है अध्यापक की वह दे रखी है 54 वर्ष और जो सबसे छोटी आयु दे रखी है वह दे रखी है 23 वर्ष। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं तो यहाँ आयु निकल के आती है 31 वर्ष, अर्थात जो अंतर है वो 31 वर्ष आया है। तो परिसर का अर्थ होता है अंतर निकालना। तो हम यहाँ कुछ अगर हमें आंकड़े मिलते हैं तो हम यहाँ जो सूत्र दिया हुआ है परिसर का उसके माध्यम से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। माध्य आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिनिधिमान माध्य कहलाता है। माध्य का मतलब है जो आंकड़े में दिए गए हैं उन आंकड़ों का जो औसत होगा वह माध्य कहलाएगा। जैसे एक बल्लेबाज द्वारा 5 पारियों में बनाए गए रनों की संख्या यहाँ दी हुई है। हम जब इनका माध्य निकालते हैं तो सूत्र लगता है सभी प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण का मतलब आंकड़े हैं, तो सभी आंकड़े जो दिए हुए हैं उनका योग बटा आंकड़ों की या प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ जो आंकड़े दिए हैं उनका हम जब योग करते हैं तो आता है 225। हम माध्य निकालते हैं तो योग बटे प्रेक्षणों की संख्या 225 और जो यहाँ आंकड़ों की संख्या दे रखी है वहाँ 5 आंकड़े दिए हुए हैं हमें, तो 225 बटे 5 उत्तर आता है 45 रन। तो यहाँ माध्य का मतलब होता है जो आंकड़े दिए हैं उनका औसत निकालना। अब आता है माध्यक। दिए गए आंकड़ों को सही क्रम में रखने पर उनके मध्य की संख्या माध्यक कहलाती है।
यहाँ में कुछ आंकड़े दिए गए हैं 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। सबसे पहले जो आंकड़े दिए हुए हैं हम उन्हें या तो आरोही क्रम में रखते हैं या फिर अवरोही क्रम में रखते हैं। इस क्रम में रखने के बाद आंकड़ों को हम जो हमें माध्यक निकालना है वह निकाल सकते हैं। आरोही क्रम और अवरोही जो क्रम होता है, आरोही क्रम में आंकड़े छोटे से बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं, अर्थात छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर आंकड़े चलते हैं। इसी प्रकार से अवरोही जो क्रम होता है वहाँ पर आंकड़े बड़ी संख्या से और छोटी संख्या की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमने आरोही क्रम में आंकड़ों को जमाया है। तो यहाँ जो 9 आंकड़े दिए हुए हैं वो हमने रख दिए हैं 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 19। यहाँ हम देखते हैं कि जो मध्य का जो संख्या आ रही है वह आ रही है 14। 14 के बाईं तरफ 4 अंक दे रखे हैं और 14 के दाहिनी तरफ 4 अंक दे रखे हैं। मध्य का जो अंक है वह 14 है और यही माध्यक कहलाएगा। अब आता है बहुलक। दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। हमारे पास कुछ अंक हैं यहाँ पर 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6 और 8। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंक 2 है और जो अंक 5 है वह सबसे अधिक बार अर्थात 3 बार आए हैं। अतः ये दोनों ही आंकड़े बहुलक है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर संख्याओं के समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो अगर एक से अधिक अंक आते हैं तो बहुलक माने जाते हैं। मिलान चिन्ह। हम जो बहुलक है उनको एक मिलान चिन्हों के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। जो हमें आंकड़े मिलते हैं उनको हम मिलान चिन्हों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो दिए हुए आंकड़ों से विशेष सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए उन्हें मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणियों में प्रकट किया जाता है। मिलान चिन्हों के द्वारा बड़े आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से हम एक सारणी बनाएंगे और वहाँ पर मिलान चिन्हों के द्वारा बहुलक ज्ञात करेंगे। तो हमें जो आंकड़े दिए गए थे उन आंकड़ों के आधार पर हम सारणी बनाते हैं। सारणी के 3 भाग होते हैं। पहले भाग में अंक लिखे जाते हैं जो अंक हमें दिए हुए हैं। तीसरे भाग में इन अंकों की संख्या कि जो अंक है एक वो कितनी बार आए हुए हैं वो संख्याएं उतारी जाती है और बीच में मिलान चिन्ह उतारे जाते हैं। मिलान चिन्ह को हम सीधी रेखा के तौर पर व्यक्त करते हैं। अगर अंक 1 आता है हमारे पास अंकों की संख्या तो वहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींचते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है अंक 12 अंक जो हमारे सारणी में थे वह कितनी बार आए थे 3 बार। तो हमने यहाँ 3 रेखाएं सीधी खींच दी हैं। इसी तरह से 13 जो अंक है 4 बार आए हैं, हमने 4 रेखाएं यहाँ पर ली हैं। 14 अंक जो है वह 5 बार आया है। तो हम यहाँ पर जब 4 से अधिक बार जब हम रेखाएं दर्शाते हैं तो 1, 2, 3, 4 रेखाएं दर्शा करके उन 5 ही बार में उन चारों रेखाओं को तिरछा काट देते हैं। यह 5 अंक गिने जाते हैं। इसी प्रकार से अगर अंक ज़्यादा आते हैं, जैसे 15 अंक में दिया हुआ है, 15 अंक 10 बार आया हुआ है तो हमने 4 अंक लेके उनको काटा है, फिर अगले 4 अंक लेकर के उनको काट दिया है। इस तरह से ये गिनने में 10 अंक गिने जाएंगे। तो मिलान चिन्ह में जब भी हम मिलान चिन्ह व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर 4 अंक के बाद 5वां अंक
चारों अंकों को तिरछा काट करके व्यक्त करते हैं। यहाँ एक बात और देखने की है कि जो हमें अंक दिए हुए हैं वो अंक गिनने हैं और उन अंकों का योग, जो अंकों की संख्या है उनके योग से मैच करना चाहिए, तभी हमारा जो प्रश्न है, जो उत्तर है वो सही माना जाएगा। इसी प्रकार से दंड आरेख। दंड आरेख संख्याओं या आंकड़ों का समान चौड़ाई वाले दंडों द्वारा एक चित्रीय निरूपण है, या हम कह सकते हैं कि एकत्रित की गई सूचनाओं को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में पहले व्यवस्थित करके और फिर इन सूचनाओं को दंड आलेखों के रूप में निरूपित किया जाता है। सबसे लंबा दंड, जिसे हम बार कहते हैं, यही बहुलक होता है यदि दंड बारंबारता निरूपित करता है। तो यहाँ पर हम दंड आलेख किस प्रकार से बनाते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण हम लेते हैं कि किसी कक्षा 6 के विद्यार्थियों द्वारा कुछ अंक प्राप्त किए गए हैं। कुल अंक 600 है, उनमें से कुछ अंक प्राप्त किए गए वह दर्शाए गए हैं। विद्यार्थी हैं अजय, 600 में से अंक मिले हैं 450। बाली 600 में से 500 अंक। दीप्ति 600 में से 300 अंक। फैयाज 600 में से 360 अंक। गीतिका 600 में से 400 अंक और हरि 600 में से 540 अंक। इन सभी जो आंकड़े हैं या अंक हैं, हम इनको दंड आलेख द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो हमने आंकड़े देखे थे अभी, उनको दंड आलेख द्वारा दर्शाया गया है। एक सीधी रेखा और एक तिरछी रेखा, 0 से दाहिनी तरफ जो रेखा चल रही है जहाँ विद्यार्थी दर्शाए गए हैं, और एक 0 से ऊपर की तरफ रेखा गई है जहाँ पर अंक दर्शाए गए हैं। 0 से विद्यार्थी की तरफ की रेखा ओ एक्स अक्ष मानी जाती है और 0 से जो ऊपर रेखा जा रही है अंकों की तरफ, वह ओ वाई अक्ष मानी जाती है। अधिकतर दंड आलेख ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है, क्योंकि ग्राफ पेपर पर जो बार आते हैं, खाने आते हैं, वो फिक्स आते हैं, तो वहाँ पर ये बनाना आसान होता है। हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसको दर्शाया है। तो जो हमारे अंक हैं वो हमने लिए हैं 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ये अंक। यहाँ पर जब बड़ी संख्या या बड़े अंक आते हैं तो वहाँ पर हम स्केल लेते हैं। स्केल का मतलब मापदंड या पैमाना। तो इसको स्केल को हम मापदंड बोल सकते हैं या फिर पैमाना बोल सकते हैं। यहाँ पर हम जो स्केल लिए हैं, एक इकाई बराबर 100 अंक लिए हैं। तो हमने यहाँ ओ वाई अक्ष पर सारे अंक दर्शाए हैं, जबकि ओ एक्स अक्ष पर विद्यार्थी दर्शाए गए हैं। अजय के जो अंक आए थे वो आए थे 450। तो हमने यहाँ पर एक दंड या बार के माध्यम से इनको दर्शाया है। इसी प्रकार से बाली के अंक आए थे 500, एक दंड के द्वारा इसको दर्शाया गया है। जितने अंक आए हैं हम उनको ये बार के द्वारा यहाँ दर्शा सकते हैं, जैसा कि हमने इस चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शाया है। प्रायिकता अर्थात कुछ होने की संभावना। यहाँ पर हम इसको और अधिक स्पष्ट करें तो हमारे दैनिक जीवन में ऐसी स्थितियां हैं जो निश्चित रूप से होती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनका होना संभव नहीं है, तथा कुछ ऐसी हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती।
ऐसी स्थिति में सदैव घटित होने का संयोग होता है और जो घटित हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रायिकता जब निकालते हैं तो एक सूत्र काम में लेते हैं कि परिणाम आने की संभावना बटा कुल संभावना। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। हम जब लूडो खेलते हैं तो वहाँ एक डाइस होती है जिसमें अंक होते हैं। अंक 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। उस डाइस में जो 6 अंक होते हैं, अब हम ये अगर उसमें देखते हैं कि 6 अंकों में से हमारे पास 4 अंक आने की संभावना कितनी है, मतलब उसकी प्रायिकता कितनी है। तो कुल अंक 6 हैं और मात्र 6 में से एक ही अंक, और वो अंक है 4, कितनी बार आ सकता है? तो 6 में से 4 जो अंक है वो एक बार आ सकता है। तो यहाँ पर जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/6। इसी प्रकार से अगर हम इसी सवाल में ये देखें कि अंक 4 से जो छोटे अंक हैं उनको आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, उनकी संभावना कितनी हो सकती है, तो हम देखते हैं कि 4 से छोटे अंक कितने हैं, तो वो है 3, 1 2 और 3। तो हम यहाँ प्रायिकता अगर देखेंगे तो 4 से छोटे अंक आने की जो संभावना रहेगी वह 3 बार हो सकती है। एक अंक भी आ सकता है, 2 अंक आ सकते हैं और तीसरा अंक भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो प्रायिकता निकालेंगे वो होगी 3/6। अगर हम इसको काटते हैं तो उत्तर आता है हमारे 1/2। अध्याय के आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हल करना है। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है जिसमें माध्य निकालना है। दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। आप इसमें माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप बहुलक निकालेंगे दूसरे प्रश्न में, तो आप मिलान चिन्हों के द्वारा जो सारणी बनाई थी हमने उसके माध्यम से निकाल के प्रयास करें। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर एक सारणी दी गई है। इस सारणी के आधार पर उपयुक्त स्केल चुन करके आप एक दंड आलेख बनाएंगे और उसी के आधार पर उस दंड आलेख के साथ में दोहरा दंड आलेख भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े दिए हुए हैं वो 2 बार दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर दोहरा दंड आलेख बनाना है। दोहरा दंड आलेख भी सीधा तरीके से बन सकता है। जो पहले आंकड़े आएंगे उन पर हम जो दंड आलेख बना लेते हैं, उसी के साथ में उसी के बिल्कुल सट करके दूसरे जो आंकड़े दे रखे हैं उनके आधार पर दंड आलेख बनाया जाता है। अगले कक्षा में हम एक नया अध्याय उसके साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।